Welcome to all. Today we are going to see the two last segment of Stone Age. जैसा कि अगर आपने पहला और सेकंड लेक्चर देखा होगा तो पहला लेक्चर हमने सोर्सेस की बात की थी और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने स्टोन एज की शुरुआत की थी और इस स्टोन एज में हम लोगों ने पैलियोलिथिक एज को देखा था। और पैलियोलिथिक एज जो है 20 लाख साल से लेके 10,000 बीसी माना जाता है। इसको हम लोगों ने पूरा कवर किया था। आज हम लोग इसका सेकंड और थर्ड टॉपिक देखेंगे। सेकंड टॉपिक जो कि मीज़ोलिथिक एज है और थर्ड टॉपिक जो है नियोलिथिक एज है। ये दोनों जो है सेगमेंट कवर करने के बाद हमारा जो प्री हिस्टोरिक एज है वो पूरा हो जाएगा। जैसा कि हम 3 डिवीजन बताए थे, प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं अपना सेकंड सेगमेंट जो कि है मीज़ोलिथिक एज। मीज़ोलिथिक एज जो है इसका टाइम पीरियड शुरू होता है 10,000 बीसी से, कहीं कहीं 12,000 लिखा होता है, और जो इसका एंडिंग पीरियड होता है वो 6,000 बीसी कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं 4,000 बीसी लिखा होता है। तो हम लोग थोड़ा उसको क्लियर करने के बजाय मेन चीज़ों पे फोकस करेंगे। और इसमें जो है ईयर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं तो उसमें बहुत रिजिड होने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको याद होगा पहले वाला लेक्चर, तो पैलियोलिथिक एज जो था वो पूरा आइस एज में गुजरा। पूरा ठंडा माहौल था, एनवायरनमेंट पूरा ठंडा था, पूरा क्लाइमेट अर्थ का जो था वो बहुत ठंडा था। लेकिन इस मीज़ोलिथिक एज में हम लोग देखते हैं कि जो आइस एज थी वो ख़त्म हो चुकी थी, और आइस एज ख़त्म होने की वजह से जो टेम्परेचर था अर्थ का वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। और अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा था, ड्राइनेस हो रहा था, रीजन जो है थोड़ा सा एरिड हो रहे थे, और उस गर्मी की वजह से बारिश होना शुरू हुई। और हैवी रेनफॉल होने की वजह से क्या हुआ कि पेड़ पौधे उगे, वेजिटेशन जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, और वेजिटेशन जो है उसका ग्रोथ हाई होने की वजह से डेंस फॉरेस्ट हमको देखने को मिले। हैवी रेन फॉरेस्ट जो है, एग्जैक्ट रेन फॉरेस्ट तो नहीं कहेंगे, बट हाँ हैवी फॉरेस्ट देखने को मिले। पेड़ पौधों का विकास हुआ, और उस पेड़ पौधों के विकास के साथ साथ जानवरों के साइज़ में भी बदलाव आया। जो जानवर पहले बहुत बड़े बड़े थे वो जानवर अब धीरे धीरे छोटे होना शुरू हो गए। तो जानवरों की साइज़ में बदलाव होने की वजह से इस वक्त जो इंसान रह रहे थे उनके हथियारों में भी बदलाव देखने को मिला, और एक नए तरीके के टूल्स औजार देखने को मिले। और वो बहुत छोटे होते थे आकार में, क्योंकि जानवर बड़े थे नहीं, तो उनको जो है शिकार वगैरह करने के लिए वैसे बड़े बड़े हथियारों की औजारों की ज़रूरत भी नहीं थी। और इसलिए इस एज में बेसिकली हम लोग देखते हैं मीज़ोलिथिक एज में, ये 10,000 है। मीज़ोलिथिक एज में हम लोग बेसिकली देखते हैं कि बहुत ही छोटे औजार बनना शुरू हुए जिसको माइक्रोलिथ्स बोला गया, और उस माइक्रोलिथ्स की वजह से इस एज को बोला गया माइक्रोलिथिक एज। बाय द वे जो हिंदी वाले मीज़ोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल, तो माइक्रोलिथिक एज इसको कहा गया। और साइज बहुत छोटा होता था, लगभग 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक के भी यहाँ पे औजार हमको देखने को मिले। जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ऐसे छोटे छोटे औजार बनाए गए। ऐसे छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल हमको इस एज में देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ इस टाइम पीरियड में, जैसे ये देखिए, ये भीमबेटका की गुफाओं के जो है चित्र हैं। लेज़र टाइम यहाँ पे मिलता था तो लोगों ने गुफाओं में चित्र बनाए, पेंटिंग्स बनाई, और ये भीमबेटका यानी कि मध्य प्रदेश की पेंटिंग है। इसके अलावा ख़ास बदलाव इसमें ये हुआ पैलियोलिथिक की कंपैरिजन में कि लोगों ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट किया, जो है जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया यहीं पे। हालांकि ये प्रॉपर तो नियोलिथिक में शुरू होता है, बट यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी शुरुआत हमको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ इसके पहले जो लोग हंटिंग और गैदरिंग करते थे और घूम घूम के जो है चीज़ें इकट्ठा करते थे, रहते थे, या फिर जो है शेल्टर्स में रहते थे, केव की जो गुफाएं थी, मतलब केव के जो शेल्टर्स थे, गुफाओं की जो चट्टानें थी बड़ी बड़ी, जैसे भीमबेटका का हमने दिखाया पिछले लेक्चर में, तो उन चीज़ों को छोड़ के अब लोग जो है घर बनाना शुरू कर दिए। हालांकि वो घर प्रॉपर नहीं होते थे,
सेमी ड्वेलिंग कह सकते हैं होती थी, सेमी परमानेंट ड्वेलिंग होती थी। और इस जो ये घर बनाया है, ये तो एक कह सकते हैं सैंपल है, नमूना है। इसको बोलते हैं वैटल एंड डॉब टेक्निक। वैटल एंड डॉब टेक्निक में होता ये है कि जैसे कि बांस या बम्बू लकड़ी वगैरह से ऐसे जो है एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, और फिर दोनों ही तरफ से कोई मटेरियल जो है चिपकाया जाता है, चाहे काऊ डंग मिला के, गाय का गोबर और कुछ उसमें चिकना पदार्थ मिला विला के। जैसे हम लोग मिट्टी का इस्तेमाल करके घर बनाते हैं, वैसे ही दोनों साइड से ऐसे वो चिपका दिया जाता है, और एक थोड़ा सा बहुत मजबूत नहीं तो एक हल्की सी मजबूत सी दीवार बनती है। और इस तरीके के घर, हल्के फुल्के घर हमको इस टाइम पीरियड में दिखाई देते हैं। दूसरी चीज़ इस टाइम पीरियड में ख़ास चीज़ ये हुई कि इस टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर की शुरुआत भी हमको देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर प्रॉपर तो नहीं शुरू हुआ, लेकिन राइस का एविडेंस हमको मिलता है, धान का एविडेंस हमको मिलता है। और वो धान वैसे प्रॉपर तो नहीं हुए, सिर्फ जो है मतलब इसका व्यापार वगैरह नहीं हुआ, ना ही उसको स्टोर करके रखा गया ग्रेनरीज वगैरह में, बल्कि उसको कंज्यूम किया गया। और इसके एविडेंस हमको कई जगह से मिलती हैं। मांडो से मिलते हैं, दमदमा से मिलते हैं, जो कि बेलन वैली में है। लेकिन सबसे पहला एविडेंस जो हमको राइस कल्टीवेशन का मिलता है, वो मिलता है लहुर देवा से। ये जो है संत कबीर नगर है, यूपी में। यहाँ से हमको राइस कल्टीवेशन का पहला एविडेंस मिलता है इंडिया में, जो करीब कह सकते हैं कि ये 7,000 के आसपास का है। दूसरी चीज़, ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का जो एविडेंस है वो 5,000 बीसी के आसपास का है। और ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स या जानवरों को पालतू बनाने की जो बात थी, इसका एविडेंस हमको पहला जो एविडेंस मिलता है वो मिलता है आदमगढ़ से। और इसके साथ साथ एक जगह और से एविडेंस मिलता है, जिसे बोलते हैं हम लोग बागौर, राजस्थान। और दूसरा जो है वो आदमगढ़। इन दोनों जगह से एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन का एविडेंस हमको मिलता है 5,000 बीसी के आसपास का। पहला एविडेंस हमको यहाँ पे मिलता है। और यही कारण है कि यहाँ पे कह सकते हैं इसी टाइम पीरियड के आसपास से हमारी शुरू हो जाती है नियोलिथिक एज। क्योंकि नियोलिथिक एज की खासियत ही ये थी, क्योंकि एक क्रांति आई, रिवॉल्यूशन आया, एग्रीकल्चर पे लोग शिफ्ट हुए, जानवरों को पालतू बनाने की और तेज़ी से आगे बढ़े। और यही कारण है कि ये पीरियड जो है मेसोलिथिक का और नियोलिथिक का दोनों मर्ज करता है, और एक तरीके से यहाँ पे हमको ट्रांजिशन देखने को मिलता है। ट्रांजिशन इसलिए संक्रमण काल हिंदी में बोलते हैं। जैसे मेसोलिथिक की एज देखिए 10,000 से लेके 6,000 बीसी है। वहीं आप नियोलिथिक की एज देखेंगे तो 7,000 से शुरू होती है, यानी कि बीच में ही इसमें घुसती है। और इसके एंड होने की टाइम भी अलग अलग है, कहीं 2,500 है, कहीं 3,000 है, कहीं 2,200 है, कहीं 1,400 है। तो वो एक अलग कहानी है। तो यहाँ पे हमको मेसोलिथिक का ट्रांजिशन देखने को मिलता है। और वो देखने की वजह ये है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर की शुरुआत हमको देखने को मिलती है, और साथ ही साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं वो ये है बरियल ट्रेडिशन। लोगों को दफनाने की प्रक्रिया यहाँ पे देखने को मिलती है। और सिंगल तो दफनाया ही क्या, डबल बरियल भी ऐसे देखने को मिलते हैं। इन्होंने कुछ गहने वगैरह भी पहने हुए हैं। तो एक साथ 2 लोगों को दफनाने की भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक साथ 3 लोगों को भी दफनाने का एविडेंस मिलता है, और सिंगल का तो मिलता ही है। तो नॉर्मल बरियल भी होता था, जिसमें जो है दफनाया जाता था, ईस्ट टू वेस्ट ओरिएंटेशन होता था, ईस्ट टू वेस्ट दफनाया जाता था। इसके अलावा पिट बरियल्स भी देखने को मिलते हैं। ये देखिए, ये पिट है और उसमें जो है दफनाया जाता था। और उस जो है बॉडी के साथ साथ कई बार ऐसा होता था कि कुछ सामान भी दफनाए जाते थे। जैसे कि यहाँ पे इसने अपने गहने पहने हुए हैं, तो यहाँ पे तो सिर्फ गहना है, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि उस इंसान की ज़रूरत की चीज़ें भी उसके साथ दफन की जाती थी। और इससे शायद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनका मानना था कि इस जो है ज़िंदगी के बाद आगे भी कोई ज़िंदगी होगी, और वहाँ पे उन सारे सामानों की ज़रूरत पड़ेगी, और शायद यही सोच के वो लोग
मरने वाले के साथ साथ उसकी ज़रूरत की चीज़ों को भी उसमें दफना देते थे। रही बात जो इस पीरियड की खास है वो औजारों वाली है, क्योंकि इस मेसोलिथिक एज में जो सबसे खास बात है वो है माइक्रोलिथ, यानी कि छोटे छोटे औजार जो बनाए गए। उन औजारों में कुछ जो है बड़े पहले के भी कॉमन थे, जैसे कि एक्स वगैरह, कुल्हाड़ी। इसके साथ साथ नई चीज़ें जो मिली हमको वो ये मिली, क्वांस एंड मुलर, ओखली जिसको बोलते हैं, खल और मूसल बोलते हैं हिंदी में। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर नहीं है वैसे वो वाली, तो एक ये वाला है, उसी तरीके से समझ सकते हैं। कोई चीज़ मसाला वगैरह जैसे कूटने के लिए आजकल भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वैसे क्वांस एंड मूलर का इस्तेमाल हमको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जैसे कि ये सिकल है, हसिया है, कर्व्ड सिकल का इस्तेमाल देखने को मिलता है। इसके अलावा हारपून्स का इस्तेमाल देखने को मिलता है। और ये जो है ये हमको उसमें देखने को मिलेगा। हालांकि इस टाइम पे भी इस्तेमाल होता था, लेकिन मेनली जो इसका इस्तेमाल है वो हमको देखने को मिलता है नियोलिथिक में, जिसको बोलते हैं एडजेस। दूसरी चीज़ जो है हम ये दिखाना चाहते थे, एक तरीके का ये भी हार्पून कह सकते हैं, बट ये प्रॉपर नहीं है। हाँ ये है, ये जो है इसको बोलते थे हार्पून्स। तो हार्पून्स का इस्तेमाल भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे कि इन चीज़ों से आप ये भी अंदाज़ा एक चीज़ ये भी थी बताना, सॉरी बोल गया, रिंग स्टोन देखने को मिलता है। पत्थर का जो है ऐसे रिंग होता था, स्टोन होता था, वो भी देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ हम ये कह रहे थे कि इस वक्त जो टूल्स बनाए गए, पहले क्या होता था, जैसे कि पैलियोलिथिक का अगर आपको याद होगा, तो जो टूल्स ऐसे बनाए गए, ये ऐसे भारी भरकम अजीब से टूल्स होते थे जो हंटिंग गैदरिंग में इस्तेमाल किए जाते थे, सारे वैसे ही थे। लेकिन मेसोलिथिक एज में जो टूल्स बनाए गए, उन टूल्स का घरेलू इस्तेमाल देखने को मिलता है, क्योंकि वो बनाए ही गए वैसे। जैसे कि ये पोन्स एंड मुलर, सिंपल सी बात है, मसाला कूटना था, ये मतलब मसाला ये जो भी उस टाइम वो लोग कूटते थे बनाते थे, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने घर में ही इस्तेमाल करते थे। तो औजारों का घरेलू इस्तेमाल यहाँ पे देखने को हमको मिलता है। इसके अलावा एक खास बदलाव ये भी आया इस टाइम पीरियड में कि पैलियोलिथिक में क्या हो रहा था, लोग रिवर वैली के आसपास नहीं रह रहे थे, रिवर वैली से दूर रह रहे थे। और हम बताए थे कि कल्पी यूपी में एक जगह है, उसके अलावा कोई हमको रिवर वैली के आसपास का एविडेंस नहीं मिलता है। लेकिन इस टाइम पीरियड में हुआ ये कि जब गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ने की वजह से लोग माइग्रेट करना शुरू हुए और पहाड़ों से नीचे आना शुरू हुए। ठंडी जो है मतलब बहुत तेज़ी से आइस एज खत्म हो चुका था, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लोग अपने कह सकते हैं सहूलियत के लिए, आराम के लिए लोग माइग्रेट करना शुरू हुए। और नदी से बेहतर इन्वायरमेंट मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो है गर्मी कम रहती है। तो रिवर वैली की ओर लोग मूव करना शुरू हुए, और सोन रिवर वैली है, नर्मदा की वैली है, तापी की है, गंगा है, साबरमती है, माही है, बहुत सारी नदियाँ हैं। तो लोग नदियों की तरफ मूव करना शुरू किए। और दूसरी चीज़ ये कि पॉटरी का भी इस्तेमाल यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा पॉटरी तो नहीं मिलती है, पॉटरी जो है व्हील टर्न पॉटरी नहीं मिलती है, मतलब जो पहिए पे बनाई जाती है। हैंडमेड पॉटरी का इक्का दुक्का एग्जाम्पल हमको ऐसे देखने को मिलता है, जो टेढ़ी बेढ़ी ऐसी पॉटरीज बनाई गई, बर्तन बनाए गए। रही बात यह कि हमको इन सारी चीज़ों के एविडेंसेस कहाँ कहाँ से मिलते हैं। एविडेंसेस जैसे कि अभी हम एक पेंटिंग दिखाए थे भीमबेटका की, भीमबेटका से एविडेंस मिलता है हमको। दूसरा एविडेंस जैसे कि हमको मिलता है बगौर से, राजस्थान से, जो अभी हम बताए कि यहाँ पे पहली बार कह सकते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के एविडेंस मिले, जानवरों को पालतू बनाने के एविडेंस मिले, जो कि लगभग जो है 5000 बीसी के आसपास के हैं। इसके अलावा बघार है, चौपानी मांडो है, यूपी में है, सराय नहर राय है, ये कि बेलन वैली में है। और इसी जगह पे हमको 11 पिट बरियल्स मिले, 11 पिट बरियल्स मिले, कब्र मिली। और उस कब्र में मरने वाले के साथ, यानी कि कंकाल के साथ साथ सामान भी
मिले। और ये इस बात का सबूत है कि शायद वो लोग इस बात को मानते थे कि मरने के बाद भी एक जीवन मिलेगा। इसके अलावा महदाह से भी डबल बरियल मिला, 2 बरियल्स मिले। इसके अलावा यहाँ पे जो है एक ऐसा केस मिला, मतलब जिसमें जो है बीमारी थी, ऑस्टिस एरिथ्रिटिस। ये जो है कह सकते हैं बोन का इशू है। तो एक जो है एक केस ऐसा देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, ये 3 रहेगा। ये हमको ग्रेव मिली जो है जहाँ पे ट्रिपल बरियल्स थे, 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया था, और उसका एविडेंस हमको मिलता है दमदमा से। यहाँ पे 3 लोगों को इकट्ठे दफनाया गया था, और यहाँ पे 4 लोगों का भी बरियल मिलता है। यहाँ पे लगभग ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट शायद 44 बरियल्स मिले, 44 जो है दफन करने के एविडेंसेस मिले, जिसमें से ट्रिपल बरियल भी देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ जो है 4 डबल बरियल देखने को मिलता है। यानी कि ऐसी कब्र मिली जिसमें एक ही साथ 3 लोग दफनाए गए। और कुछ ऐसी कब्रें मिली, कुछ नहीं बल्कि 4 ऐसी कब्रें मिली जिसमें एक ही साथ 2-2 लोगों को दफनाया गया। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और जैसे कि साइट्स हैं, यूपी में ही हैं, लेखा हिया है। यहाँ पे जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्केलेटन्स देखने को मिले। इतने ज़्यादा एविडेंस जो है और कहीं पे देखने को नहीं मिले। इसके अलावा है बघाई खोर है, मिर्ज़ापुर के जो है आसपास का ही रीजन है, वहाँ पे हमको एविडेंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर साउथ में हम लोग चलें तो साउथ में भी कई सारे जो है साइट्स हैं। जलहल्ली है, कीतनहल्ली है। इसके अलावा नागार्जुनी कोंडा है, पैलियोलिथिक में भी ये साइट हम बताए थे। विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट साइट का यहाँ पे जिक्र किया गया है, न्यायगढ़ी का, जो कि जबलपुर में है। यहाँ पे जो है शॉर्ट एरो प्राप्त किया गया। ये एक महाशय थे, नाम था ली था ये, ठीक है। ली मिजरियर थे, 1856 में इनको एविडेंस मिला। इसके अलावा एक और थे रॉबर्ट ब्रोसफुट, 1863 में इनको स्टोन्ड हैंड एक्स मिला पोलावरम से, यानी कि तमिलनाडु से। तो ये कुछ जो है ओवरऑल इम्पोर्टेंट साइट्स थी, और ऑलमोस्ट सारे इम्पोर्टेंट साइट्स हम कवर किए, बट फिर भी अगर आप लोग देखना चाहें तो गूगल से मैप निकाल के चेक कर सकते हैं, कुछ नया मिले तो ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी मिज़ोलिथिक की कहानी थी, और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे जो है टाइम पीरियड गुजर रहा था, क्योंकि एक लंबा वक्फा था। आप देखिए 10,000 बीसी से लेके 6,000 बीसी, यानी कि 4,000 बीसी के आसपास की ये बातें बोले। तो उस 4,000 बीसी में भी जो है कह सकते हैं कि क्लाइमेट में बदलाव आता गया, और इन्वायरमेंट जो है उसमें जो है कह सकते हैं कि टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिली। और कह सकते हैं जिस ठंडी से लोग पहले गुजर रहे थे आइस एज में, वो ठंडी से लोगों को कह सकते हैं कि छुटकारा मिला, और लोग बस्तियों की तरफ बढ़े, घर बसाना शुरू किया, जैसा कि हम अभी बताएं। इन सब का नतीजा ये हुआ कि पॉपुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ने लगी, और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से माइग्रेशन भी फास्ट हुआ, और माइग्रेशन फास्ट हुआ तो हुआ, बस्तियां भी, सेटल्ड लाइफ जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। डोमेस्टिकेशन जो जानवरों का हल्का फुल्का देखने को मिला वो बढ़ा। एग्रीकल्चर जो इसकी हल्के से शुरुआत अभी देखने को मिली, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा। और इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एक नए एज की शुरुआत होती है, जिसे बोला गया नियोलिथिक एज, और इसी को नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। रिवॉल्यूशन यानी कि सडन कोई बड़ा सा चेंज आए, उसी को रिवॉल्यूशन कहेंगे सिंपल भाषा में। तो यहाँ पे जो बड़ा चेंज आया वो आया एग्रीकल्चर को लेके, लोगों की दिनचर्या को लेके। तो ये सारी बातें हम लोग अब नियोलिथिक में देखेंगे। नियोलिथिक का जो है टाइम पीरियड, हिंदी में इसको बोलते हैं नवपाषाण काल। टाइम पीरियड है 7,000 बीसी से 1,000 बीसी। कहीं कहीं 2,200 बीसी लिखा होता है, कहीं 2,500 बीसी लिखा होता है, कहीं 3,000 बीसी लिखा होता है, कहीं जो है 1,400 बीसी, कहीं 1,000 बीसी भी होता है। तो अलग अलग असल में जो है
एरियाज़ रहे और उन एरियाज़ के अकॉर्डिंग जो है जो कैरेक्टरिस्टिक थे नियोलिथिक एज के, तो उसमें डिवीज़न जो है थोड़ा सा अजीब सा है। अगर हम साउथ में जाएंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, साउथ इंडिया में जाएंगे तो साउथ इंडिया में जो नियोलिथिक एज की शुरुआत हुई वो 2500 बीसी मानी जाती है। वहीं हम लोग नॉर्थ इंडिया में देखेंगे विंध्या के ऊपर तो 5000 बीसी मानी जाती है। और अगर हम लोग ईस्ट में चले जाएंगे, मेघालय वाला जो रीजन है, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे नियोलिथिक एज की शुरुआत 1000 बीसी के आसपास होती है। तो ये अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग टाइम पीरियड देखा जाता है। लेकिन हम लोग चूँकि हिस्ट्री जो है हमेशा ही नॉर्थ इंडिया से कह सकते हैं कनेक्टेड रही और उसी के हिसाब से चीज़ें लिखी गई, तो हम लोग बेसिकली यही देखते हैं। और साउथ इंडिया भी देखेंगे हम लोग, आसपास की सारे भी देखेंगे, बट जो टाइम पीरियड है वो इसी के हिसाब से एवरेज लेके चला जाता है, जो कि हम लोग मानते हैं 7000 बीसी से लेके 1000 बीसी। तो इस टाइम पीरियड को जैसा कि हमने कहा कि एक इसको रिवॉल्यूशन बोला जाता है, तो गार्डन चाइल्ड ने जो है इसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहा। ये सब फैक्चुअल बातें हैं फालतू की। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे थोड़ा और चेंज हुआ जैसा कि अभी हम बताए, और उस चेंज का नतीजा ये हुआ कि लोग यहाँ पे अब सेटल्ड लाइफ जीने लगे। जो घूम फिर के ज़िंदगी गुजार रहे थे, गुफाओं में गुजार रहे थे, हल्की फुल्की झोपड़ी बना के गुजार रहे थे, उसमें बदलाव आया और प्रॉपर सेटलमेंट देखने को यहाँ पे मिलता है। और घर भी जो है लोग प्रॉपर बनाना शुरू कर दिए थे। यहाँ पे जो है ईंटों के घर बनाना शुरू कर दिए थे लोगों ने। यहाँ पे तो ये बम्बू का बना रहे हैं, बट ईंटों के घर बनाना लोगों ने शुरू कर दिया था। और घर कभी कभी सर्कुलर भी होते थे, कभी रेक्टेंगुलर भी होते थे। यहाँ पे कोई फोटो नहीं है, तो ऐसे काम चलाइए। तो एक सेटल्ड सेडेंट्री लाइफ की शुरुआत हमको नियोलिथिक एज में देखने को मिलती है। और दूसरा जो बड़ा बदलाव आया वो आया एग्रीकल्चर का। और एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया, और ना केवल कंजम्पशंस किया बल्कि उन्होंने जो जो भी उपज होती थी, जो भी फसल होती थी, उसको स्टोर करना भी शुरू किया। और इसमें हम लोगों को ग्रैनरीज का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। ग्रैनरीज यानी कि जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता है। और ये ग्रैनरीज जो है मड ब्रिक की बनी होती थी, पक्की ईंटें नहीं होती थी, उनका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हुआ। तो एग्रीकल्चर जो है एक्सपेंड करता हुआ दिखाई देता है। वीट का, बार्ले का, प्लम डेट का जो है कल्टीवेशन देखने को मिलता है, और राइस का एविडेंस भी देखने को मिलता है। और राइस का जैसा कि अभी हम बताए थे, लाहौर देवा, संत कबीर नगर, यहाँ से एविडेंस हमको मिला था। और इसीलिए हम बताए थे कि नियोलिथिक से मीज़ोलिथिक वहीं पे मर्ज कर जाता है, ट्रांजिशन देखने को मिलता है, संक्रमण देखने को हमको मिलता है। दूसरी बात, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जाए, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है यहाँ पे जो है यूज़ नहीं किया गया, तो देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हमको एविडेंस मिलता है, अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है नियोलिथिक का, वो मिलता है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान में जो है एक वो है नदी है, बोलन रिवर। तो बोलन रिवर के आसपास का जो रीजन है वहीं पे ये है। और इस मेहरगढ़ को ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान भी कहा जाता है, ये फैक्चुअल बात है। तो जो अर्लीस्ट साइट हमको नियोलिथिक की मिली वो मेहरगढ़ में मिली, और यहीं से कह सकते हैं नियोलिथिक एज की शुरुआत हमको देखने को मिलती है। यहाँ पे खास बात ये थी कि यहाँ पे भी हमको वीट का जो है एविडेंस मिला, बार्ले का मिला, अब प्लम डेट का भी एविडेंस हमको देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ इस टाइम पीरियड में पॉटरी की, पॉटरी का जो है इस्तेमाल थोड़ा हमको एक रिवॉल्यूशन की तरफ लेके जाता है, इस सेंस में कि पहले जो पॉटरीज बनती थी वो पॉटरी हाथ से बनाई जाती थी, लेकिन यहाँ पे व्हील टर्न्ड पॉटरी का इस्तेमाल देखने को मिलता है। यानी कि जो पहिए पे बर्तन बनाए जाते हैं आजकल, वैसे पहियों का इस्तेमाल देखने को मिलता है, और उन पे बर्तन बनाए गए। और कई तरीके के बर्तन देखने को मिले, जैसे कि ये बर्तन देखिए, इसको बोलते हैं मैट इम्प्रेस्ड वेयर।
मैट इम्प्रेस्ड वेयर, जैसे ये निशान अब निशान जो है बनाया गया, तो इसको बोलते थे मैट इम्प्रेस्ड वेयर। इसके अलावा ग्रे वेयर देखने को मिलता है, ये ग्रे वेयर है। ग्रे वेयर यानी कि उसको ग्रे कलर नहीं किया जाता था, जो बर्तन प्रॉपर पकते नहीं थे तो उसका कलर आप ऑब्जर्व करेंगे अगर तो हल्का सा ग्रे होता है, तो वैसे बर्तनों को ग्रे वेयर बोला गया। इसके साथ साथ हमको ब्लैक एंड रेड वेयर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ब्लैक ये है, रेड वेयर यानी कि पकने के बाद जो रेड कलर आता है वो देखने को मिलता है। रही बात व्हील टर्न्ड पॉटरी के बारे में, तो व्हील टर्न्ड पॉटरी के बारे में एक चीज़ ये कि व्हील टर्न्ड पॉटरी सबसे पहले जो कह सकते हैं आया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो वो भी मेहरगढ़ में ही आया। और मेहरगढ़ में ये आया था बलूचिस्तान से, लगभग जो है 4500 BC के आसपास। और फिर बलूचिस्तान से धीरे धीरे पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला, मतलब जहाँ जहाँ तक न्यूलिथिक साइट्स रहीं। इसके अलावा पेंटेड जो है, जो पेंट करने का पेंटेड वेयर देखने को मिले, उसका भी हमको अच्छा खासा एविडेंस मिलता है हकरा रिवर के आसपास से। और लगभग हकरा रिवर के आसपास से 47 नियोलिथिक साइट्स को डिस्कवर किया गया या एक्सकेवेट किया गया, कह लीजिए। एक्सकेवेशन तो नहीं कहेंगे क्योंकि प्री हिस्टोरिक है। तो वहाँ से 47 नियोलिथिक साइट्स का एविडेंस मिलता है, और यहीं से हम लोग कह सकते हैं कि इसने रास्ता बनाया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि हम लोग का तीसरा चैप्टर है, हम लोग बाद में देखेंगे उसको। दूसरी चीज़ जो कि टूल्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो टूल्स ही हैं सारे लिथिक एजेस में। तो टूल्स में यहाँ पे जो बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, पुरानी चीज़ें तो जब वैसे ही चलती रहती हैं, जैसे कि क्वांस और मुलर्स का इस्तेमाल, ओखली और उसका ये सब, ये देखिए बहुत प्रॉपर है, तो इसका इस्तेमाल वैसे ही चलता रहता है। स्पैचुला का इस्तेमाल देखने को मिलता है, स्टोन डिशेस देखने को मिलती हैं। लेकिन जो बड़ा बदलाव देखने को मिलता है वो ये, इस टाइम पे जो स्टोन होते थे वो पॉलिश्ड होते थे, देखिए सब चमक रहा है, तो ऐसे पॉलिश्ड स्टोन होते थे। इसके अलावा कुछ नए स्टोन देखने को मिले, जैसे कि पेकिंग। पेकिंग यानी कि जो कह सकते हैं ना कि किसी भी कोई औजार बनाना है उसको शेप देने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। ये प्रॉपर तो वैसा नहीं है बट पेकिंग की तरह है। इसके अलावा सेल्ट्स एंड चिजल्स का इस्तेमाल देखने को मिलता है। ये वो औजार थे जिनको किसी भी चीज़ को शार्प करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि अगर आपके घर बढ़ई वगैरह कारपेंटर्स काम करते होंगे, तो जो उनको उनको मतलब उनकी आरी होती है लकड़ी काटने के लिए, या फिर जो भी उनका काटने का औजार होता है उसको वो एक पत्थर पे रख घिस घिस के शार्प करते हैं। तो वही वैसा ही कुछ काम कह सकते हैं शेल्ट्स और चीजल्स का था। तो इसका इस्तेमाल हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा एडजेस का, स्पीयर्स बो का, एरो का इस्तेमाल भी देखने को मिलता है। और ये जो है एडजेस हम बताए थे यहाँ पे, ये है। ये है एडजेस। इसके अलावा स्पीयर्स बो यानी कि धनुष बाण का, एरो तीर का इस्तेमाल देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ ऑर्नामेंट्स का भी इस्तेमाल देखने को मिलता है। ये ऑर्नामेंट्स जो हम लगाए हैं यहाँ पे, ये इंडस वैली का है, तो ये पिक्चर ऐसे ही लगा दी हम। तो ऑर्नामेंट्स में बेसिकली हम लोग को नेकलेस देखने को मिलता है, और एंकलेट्स देखने को मिलता है, पेंडेंट्स देखने को मिलता है। एंकलेट यानी कि पायल। और रही बात ये कि ये बनते किससे थे, तो नॉर्मली ये जो है कॉपर के बनते थे, और स्टोन्स जो है, स्टोन जो पत्थरों में जैसे इस्तेमाल करते थे उन स्टोन्स के बनते थे। दो स्पेशल स्टोन का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया, और जैसे कि ये दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये जो है ब्लू वाला जो है, ये था लैपिस लाजुली। वैसे जो हम स्लाइड लगाए हैं उसमें सारा लिखा हुआ है, और जिनको अगर पीपीटी चाहिए तो पीपीटी कमेंट करें तो हम पीपीटी प्रोवाइड करा देंगे। इस तो लैपिस लाजुली का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा ये है टर्कोइज़, ये ग्रीन कलर वाला, तो ये भी बहुत खूबसूरत है। इन दोनों का इस्तेमाल हमको देखने को मिलता है, हालांकि इनको इंपोर्ट किया जाता था अफ़गानिस्तान का जो रीजन है वहाँ से। तो इससे एक चीज़ ये भी पता चलती है कि हाँ, ये लोग ट्रेड वगैरह भी करते थे। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। दूसरी चीज़, ये स्टोन में
मतलब टूल्स में कि ये लोग नीडल्स का भी इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा ऑल्स का इस्तेमाल करते थे, हड्डियों का। ऑल्स यानी कि एक ऐसी हड्डी जो बिल्कुल जो है ऊपर से नुकीली हो, और उसका इस्तेमाल कहीं पे कोई होल वगैरह करने के लिए, लेदर वगैरह में होल करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। और नीडल का इस्तेमाल, एक चीज़ ये भी है कि नीडल का इस्तेमाल करते थे तो शायद ये लोग इसका मतलब सिलाई वगैरह करते रहे होंगे, कपड़े रहे होंगे। तो कॉटन का जो है कल्टीवेशन 3000 के आसपास हमको देखने को मिलता है। और अर्लीस्ट एविडेंस की अगर बात की जाए तो लगभग 6000 7000 के आसपास का मोहन जोदड़ो वाला जो एरिया है वहाँ पे हमको कॉटन के एविडेंस देखने को मिलते हैं। लास्ट चीज़ जो है, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट चीज़ जो हम लोग कह सकते हैं वो है इनका रिलीजियस फेथ। तो पहला तो जैसे कि बरियल यहाँ पे भी होता ही था, लोगों को दफनाने वाली जो चीज़ें थी सेम वैसे ही चीज़ें चली आ रही थी, तो वो भी एक तरीके का विश्वास वाली ही बात है। दूसरी चीज़ ये कि सिंध के रीजन से हमको मदर गॉडेस की एक जो है मूर्ति मिली, मूर्ति प्रॉपर मूर्ति नहीं, तो मदर गॉडेस यानी कि शायद इनकी लोग पूजा करते रहे होंगे, देवी माता हिंदी में बोलेंगे, तो उसका एविडेंस हमको देखने को मिलता है। और लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हम लोग देख लेते हैं। और उन इम्पोर्टेंट साइट्स में जो है साइट्स जो है हम लगाना भूल गए, तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स यहाँ पे मेहरगढ़, जैसा कि बलूचिस्तान में हम बताए, लाहौर देवा एविडेंस मिला राइस कल्टीवेशन का, लिख दे रहे हैं, तब अगर नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं। मेहरगढ़ से एविडेंस मिलता है, लाहौर देवा से मिलता है। इसके अलावा सिंध से, और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एविडेंस है जहाँ से हमको राइस का एविडेंस मिलता है, राइस कल्टीवेशन का एविडेंस मिलता है, वो है कुलडीहवा। इसके अलावा महागारा है, और एक जगह जो आप पहले लेक्चर में सुन चुके हैं वो है चौपानी मांडो। इसके अलावा सांभर है राजस्थान में। और एक इम्पॉर्टेंट जगह है वो भी राजस्थान में है, वो है लंका रनसार। तो ये जो है कह सकते हैं कि सारी नॉर्थ इंडिया की साइट्स हैं, नॉर्थ इंडिया की। और यहाँ से जो है हमको कोई भी फूड प्रोडक्शन का एविडेंस नहीं मिलता है। और भी कुछ नॉर्थ इंडिया में जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनके एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग ले सकते हैं, उसमें अगर ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अगर नॉर्थ इंडिया में जो कि हिमालयन रीजन में कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है, वहाँ की कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और उसमें जो पहला नाम आता है वो आता है बुर्ज होम का। ये श्रीनगर झेलम जो नदी है उसके पास में है, और इसको लैंड ऑफ बर्चेस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे खास बात ये थी कि यहाँ पे पिट डेवेलिंग का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। पिट ड्वेलिंग यानी कि ज़मीन में जो है थोड़ा सा ये गड्ढा करते थे और उसमें घर बनाते थे, फिर थोड़ा ऊंचाई पे ऐसे होता था, ये ज़मीन यहाँ पे, ये ज़मीन के नीचे होता था पूरा। तो पिट ड्वेलिंग का सबसे बेहतर एग्जाम्पल यहाँ पे मिलता है। जो पिट की गहराई होती थी वो लगभग 4 मीटर होती थी, जो डायमीटर होता था वो लगभग 6 मीटर होता था, और यहाँ पे ये घर बनाते थे। और सबसे बेहतर पिट ड्वेलिंग का एग्जाम्पल हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो दीवारें होती थी उस पर प्रॉपर मड की, मिट्टी की जो है प्लास्टिंग की जाती थी, प्लास्टर किया जाता था। दूसरी बात बुर्ज़होम में ये है कि एग्रीकल्चर का कोई डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं मिलता है कि हाँ यहाँ पे एग्रीकल्चर होता था,
बट थोड़ा बहुत हार्वेस्टर्स का जो एग्रीकल्चरल टूल्स होते हैं उसका एविडेंस हल्का फुल्का यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे भी बरियल देखने को मिला और उस बरियल्स में इंसानों को उनके जानवरों के साथ दफनाया गया, जैसे कि कुत्तों वगैरह के साथ, तो इसके एविडेंस भी हमको मिलते हैं। और दूसरी बात रही पॉटरी की, तो पॉटरी या बर्तन बुर्ज होम में व्हील टर्न्ड नहीं मिले, यानी कि पहियों पे बनाए हुए बर्तन नहीं मिले। यहाँ पे जो बर्तन मिले वो हैंडमेड ही रहे, हाथों से बनाए हुए बर्तन का एविडेंस हमको देखने को मिलता है। दूसरी जो साइट है नॉर्थ में वो है गुफ कराल। गुफ कराल जो है ये भी श्रीनगर के आसपास है और यहाँ पे भी पिट ड्वेलिंग का एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है। और दूसरा जो एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है, दूसरा जो एविडेंस देखने को मिलता है वो है बोन टूल्स का, टूल्स ऑफ बोन्स। और इसके साथ साथ हॉर्न्स का भी इस्तेमाल देखने को मिलता है, सींगों का इस्तेमाल भी देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और साइट थी जहाँ पे हमको सीनों का इस्तेमाल देखने को मिला, वो है चिरंद। ये पटना के आसपास का रीजन है और यहाँ पे हमको बोन टूल्स कह रहे हैं, हॉर्न्स का, हिरन की जो सींग होती है उसका एक जो है इस्तेमाल देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ साइट्स जो हैं साउथ इंडिया में भी हैं, नॉर्थ इंडिया में इतनी साइट्स जो है काफ़ी हैं। और कुछ साइट जो है, अच्छा एक चीज़ ये भी है, कश्मीर में जितनी साइट्स मिली हमको वहाँ पे माइक्रोलिथिक जो टूल्स हैं, जो एक्स्ट्रा छोटे अभी हम बताए, जिसके लिए ये एज फेमस है कह रहे हैं, इसके लिए वो मिजोलिथिक एज फेमस थी, माइक्रोलिथिक टूल्स जो है वहाँ पे देखने को नहीं मिले। इसके अलावा साउथ इंडिया में भी कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। और साउथ इंडिया का जैसे कि हम बताया, नियोलिथिक का जो पीरियड है वो 2500 बीसी के आसपास से शुरू होता है और 1200 या 1000 बीसी के आसपास तक चलता है। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट अगर साइट्स की बात की जाए तो उसमें आता है जैसे कि उटनूर आता है, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके अलावा वतगल आता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो है कर्नाटका में है। और यहाँ पे जो है ख़ास बात यह है कि कार्बनाइज्ड सीड ऑफ बीटल नट्स मिले। इसके अलावा यहाँ पे हैंडमेड पॉटरी तो मिली, उस हैंडमेड पॉटरी के साथ साथ यहाँ पे व्हील टर्न्ड पॉटरी भी मिली। यहाँ पे जो है हमको व्हील टर्न्ड पॉटरी भी मिली, यानी कि पहिए का इस्तेमाल यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पे ख़ास बात यह है कि माइक्रोलिथिक जो टूल्स थे उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक तरीके से माइक्रोलिथिक इंडस्ट्रीज़ हम लोग कह सकते हैं कि पनपती हुई दिखाई दी। और साथ साथ यहाँ पे जो है पॉटरी चूँकि व्हील टर्न्ड थी तो पकाई भी गई, लेकिन वो प्रॉपर बेक्ड नहीं थी, हाफ बेक्ड थी, हाँ आधी कह सकते हैं पकी हुई देखने को मिलती हैं। इसके अलावा भी कुछ और साइट हैं, जैसे कि एक आता है बुदिहाल, इसके अलावा कुछ और जैसे कि साइट्स हैं कोड़ेकाल है। कोड़ेकाल के अलावा एक साइट है पिकली हाल, पिकली हाल भी कर्नाटका में है। तो इन जगहों पे भी जो है अच्छे खासे एविडेंस मिलते हैं और इन जगहों पे वाइल्ड प्लांट्स के सीड भी मिले, उसका एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है, जैसे प्लम का मिलता है, आंवला का मिलता है। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट जैसे कि हॉर्स ग्राम, चना एक तरीके का है, उसका एविडेंस हमको देखने को मिलता है। और सबसे ख़ास बात यहाँ पे इन सारी साइट्स में ये रही साउथ वाले में, वो ये कि ये कैटल हर्डर्स थे जो
हिंदी में प्रॉपर पता नहीं क्या बोलेंगे, चरवाहे टाइप पे कह सकते हैं, जो जानवरों को लेके घूमते फिरते हैं, ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, वैसे लोग थे। और इसका सेंस ये है कि सीजनल कैंप ये लोग बनाते थे। एक मौसम में यहाँ पे रहे, अगला मौसम मतलब चेंज हुआ, मौसम बदलने वाला है, तो उसके ही सहूलियत के हिसाब से वो लोग अपनी जगह चेंज करते थे। और वो लोग खेती भी करते थे। और जाने से पहले जहाँ पे भी वो रह रहे होते हैं, अब ये प्लानिंग होती है कि हाँ मौसम बदल रहा है, अब हमको वहाँ शिफ्ट होना है। तो शिफ्ट करने से पहले वो उस ज़मीन को, उस खेत को जला देते थे और फिर दूसरी जगह चले जाते थे। वहाँ पे रहते थे, अब जितने साल रहे रहें, कहीं और शिफ्ट हुए बाद में, और फिर जो पीछे जला के गए थे वो उतने सालों में धीरे धीरे वो फिर से उसमें फर्टिलिटी आ जाती है। आज के टाइम पे जिसको हम लोग झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, कुछ हद तक कह सकते हैं वैसा ही चीज़ें, वैसे ही एविडेंस जो है उस टाइम पे हमको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ काऊ पेंस का जो है एविडेंस मिला। काऊ पेंस यानी कि जो जानवरों को रहने के लिए बांस से हम लोग बाउंड्री बनाते हैं ना, ऐसे करके, इसको हम लोग बोलते हैं। तो काऊ पेंस का भी जो है एविडेंस यहाँ पे देखने को मिला। तो ये था आज के लिए मीज़ोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, और हमारा जो है पहला चैप्टर पूरा हो चुका, जो कि था स्टोन एज। और इसमें हम लोगों ने मीज़ोलिथिक एज का, पैलियोलिथिक एज कवर किया, फिर मीज़ोलिथिक एज, और फिर नियोलिथिक एज। तो 20 लाख साल से लेके, या अगर हम एक्यूरेट बोलें तो हम लोगों ने प्रॉपर देखा कि कैसे हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, कैसे पृथ्वी बनी, कब इंसान आए, कब जानवर आए, और फिर कैसे उन्होंने रहना शुरू किया, और वहाँ से करते करते हम लोगों ने इंसान को एक पूरी बस्ती जो है बना के दी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी के अंदर ही आएगा, चालकोलिथिक एज है। और चालकोलिथिक हम लोग पढ़ लेंगे, तब हम लोग आएंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पन कल्चर में। यानी कि हमारा कह सकते हैं कि प्रोटो हिस्टोरिक एज, यानी कि यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं वो हम लोगों के पास तो हैं, लेकिन वो लिखा क्या है वो हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को जो है लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और रनिंग नोट्स बनाते रहिए, जिनको पीपीटी चाहिए कमेंट कर सकते हैं, हम पीपीटी प्रोवाइड करा देंगे। एंड so I hope you liked it, so thank you. And if you have not subscribed my channel yet, then please subscribe it and share with your friends. Thank you.